नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं स्वागत कर रहा हूं पहले भाऊ तोरसेकर जी का, हमारे बहुत सीनियर पत्रकार, और जिनसे फिर हम वापस ऐसे मुद्दों पर और ऐसी बातचीत करते हैं जो लोगों को कहीं और दिखाई नहीं देती, क्योंकि राजनीति को जिस तरह उन्होंने समझा है, पिछले 6-7 दशक का एक लंबा 6 दशक 5 दशक एक्टिव जर्नलिज्म का दौर रहा और अब तक हर एक घटना पर निगाह रहती है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, मुझे पता है आप लोगों को याद होगा, कि उन्होंने कहा था असली खेल जिला परिषद चुनाव में होना है, और वो हो गया। हर एक चीज इस पर रिकॉर्ड में पड़ी है, इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ कहने से बेहतर है आप पुराने वीडियो जाकर देखिए और फिर उनको वास्तव में सच होते हुए देखिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल की। हर किसी को लग रहा है कि बंगाल में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट हो, सड़क हो, संसद हो, सब में चर्चा बंगाल है। तो आज हम बंगाल पर बात करते हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। और नमस्कार भाऊ। आप बंगाल को लेकर क्या लग रहा है, और लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता है, ये भी आपसे पूछना है कि लोग अक्सर बंगाल को लेकर इतने उत्सुक क्यों हैं? और भी राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल को लेकर है, और आप किस तरह इसको देख रहे हैं? जिस तरीके से ममता दीदी बौखलाई है, उससे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, कुतूहल बढ़ गया कि इतना क्या है, ये क्यों छटपटा रही है। ये तो लोगों को लगेगा ना। अगर आप लगातार 3 चुनाव जीत रहे हो, 2011, 2016, 2021, लगातार 3 चुनाव जीते और बड़ी भारी बहुमत से जीते। मुझे याद है 2011 में ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था और 36 साल पुरानी सीपीएम की लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार थी उसको पराजित किया था, और उसमें मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य भी अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन ममता दीदी एक बात भूल गई, ऐसे ऐसे पिछले पर्टिकुलरली 10 साल में एक बात ममता दीदी भूल गई है कि वो चुनाव इसलिए जीती थी कि गुंडागर्दी कंट्रोल में थी। आपको याद होगा पहली बार 2011 में जो बंगाल का विधानसभा चुनाव हो गया, वो 7 राउंड में हो गया था, 7 दौर में हो गया था। KL राव शायद का नाम था, जो चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑफिस, हाँ, केजे राव उनको अपॉइंट किया था, और वो हेलीकॉप्टर से घूमते थे वोटिंग के टाइम में। बड़ा एक्स्ट्रा सेंट्रल फोर्स लाया था ताकि बिहार बंगाल की जो पुलिस सीपीएम की गुलाम बन गई थी, उनकी दादागिरी से हटकर लोग खुले आम वोटिंग के लिए घर से बाहर निकले। और उस पर उस वक्त सीपीएम ने, लेफ्ट फ्रंट ने बहुत नाराजगी जताई थी, और बाद में ममता को कांग्रेस के साथ बड़े भारी बहुमत मिला था। सीपीएम हार गई थी और उसमें भी अकेले ममता के पास बहुमत आया था। आज ममता वो बात भूली है, मां माटी मानुष, यानी आम आदमी का जो मत होता है उस पर जीती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ममता दीदी सीपीएम के लाइन पर चली गई। गुंडागर्दी करो, दहशत खड़ी करो, और अपने खिलाफ जाएंगे, उन वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने दो। इस ढंग से इन्होंने पिछले 2 चुनाव जीते और इसका परिणाम हमने देखा। लेकिन जितने इनके दहशत से थक गए, तंग आ चुके हैं लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ममता से दूर हो रहे, और ममता से 2 हाथ करने वाले, संघर्ष करने वाले जो भी कोई है, उनके पीछे आकर बंगाल का वोटर जुट रहा है। 2016 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, आपको याद होगा। लेकिन सिर्फ 5 साल में वही बीजेपी कहां पहुंची? 77 तक पहुंची। लेकिन इस गड़बड़ में कांग्रेस, जो विधानसभा में अपोजिशन लीडर थी, अपोजिशन की पार्टी थी सबसे बड़ी, या उसके पहले जो सीपीएम अपोजिशन पार्टी थी, वो दोनों पार्टियों का सफाया हो गया। मतलब साफ है, उनके पास भी जो ममता के खिलाफ वोट थे वो आहिस्ते आहिस्ते कंसोलिडेट हो गए बीजेपी के पास। मतलब क्या है कि जो ममता से लड़ेगा उसके साथ वो वोटर आना चाहता था,
बीजेपी ने उसके लिए उसकी हिम्मत दिखाई तो बीजेपी के साथ आ गया। अब यह है कि ममता ने अपने तरीके से गुंडागर्दी और दहशत का एक प्रशासन ही बना दिया और पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन हो गया। चुनाव के नतीजे आने के बाद 5,000 से ज्यादा परिवारों को बंगाल छोड़कर असम भागना पड़ा था, आपको याद होगा। इतनी दहशत कि लोकल पुलिस सीपीएम को पूछे बगैर किसकी कंप्लेंट नहीं ले सकती, यहां तक पहुंचा था। तो अगर इसको काट दी जाती है तो ममता हार सकती है, ये ममता भी जानती है। जब तक पुलिस प्रशासन उसके हाथ में है, पुलिस तंत्र उसके हाथ में है और साथ में गुंडे भी हाथ में है, तो सामने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले की बात या 5 साल पहले की बात है, जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव थे, 23,000 से ज्यादा सीटें ममता ने बिन विरोध जीती थी। हाँ, निर्विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अचंभा व्यक्त किया था, ये क्या है, 23,000 जगह ऐसी है, वार्ड ऐसे है कि जहां कैंडिडेट कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ था। तो वो ममता की गुंडई का सबसे बड़ा सबूत था। तो इसको शह देने के लिए जो नया मामला निकाला, जिसको एसआईआर कहा जाता है, एसआईआर तो बहुत सालों से होता रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। चुनाव हर कुछ सालों में अपने जो वोटर लिस्ट है वो दुरुस्त करता है, इसमें आज इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत है। क्योंकि जो बोगस वोटिंग होता था, अगर वोटर लिस्ट से ही बोगस वोटर काट दिया जाएगा तो बूथ में जाकर वोटिंग कैसे करेंगे। बोगस वोटर तो ला सकते हैं, बांग्लादेश से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर बूथ तक जाने का रास्ता है खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो लिस्ट में ही ना हो तो वोटिंग कैसे करेंगे। और इसको एसआईआर से बड़ा आघात उसमें हो गया, इसलिए ममता छटपटा रही है। जो कहा जा रहा है ना, कुछ 57-58 लाख मरे हुए पाए गए, जिंदा ही नहीं है, मिल नहीं रहे, और उसके सिवा कुछ 1,10,000 वगैरह, कुछ मुझे आंकड़ा पक्का मालूम नहीं, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी संदिग्ध है, जो मिल नहीं रहे या कोई सबूत नहीं दे पा रहे कि हम ओरिजिनल बंगाल से है, जहां हमारा नाम रजिस्टर हुआ है हम वही के है, इसका सबूत भी नहीं दे पा रहे। मतलब साफ है 1.5 करोड़ से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से घट जाएंगे। अगर उनके लिए ममता इतना रो रही है, उसका मतलब साफ है कि ये वोटर ममता के वोटर है। और यही सबसे बड़ा फर्क है पिछले चुनाव और इस चुनाव में। अगर डायरेक्टली ममता मान रही कि 1.5 करोड़ कटेंगे और 1.5 करोड़ मेरे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज में कितना फर्क आ सकता है सोचो। जो कोई, मैंने जो आंकड़े सुने हैं कि अगर 1.5 करोड़ के 1.25 करोड़ के आसपास वोटर लिस्ट से नाम कट गए तो 14 या 15% वोटर कट जाएगा, और इतना वोट कट जाएगा तो ममता की वोटिंग में कम से कम 5-7% की कमतरता हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अभी अभी जो मूड ऑफ द नेशन वगैरह ओपिनियन पोल आए, उसमें क्या आंकड़े हैं कि आज की पॉपुलैरिटी देखे तो बीजेपी 43% है और ममता 45% है, सिर्फ 2% का फासला है। लेकिन ये परसेंटेज है, आंकड़े नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर 1.5 करोड़ वोटर काटे गए तो ममता मानो 38-37 पर आ जाएगी और बीजेपी इंटैक्ट 43 पर रहेगी। समझे आप फर्क? ये समझना जरूरी था। आंकड़ों का खेल ऐसा होता है, मार्क ट्वेन जैसा एक बड़ा बुद्धिमंत कहता है कि एक सादा झूठ होता है, एक सरासर झूठ होता है, और उससे भी डेंजरस स्टैटिस्टिक्स होता है, आंकड़े। आंकड़ों में आप 10 आपके सामने रखोगे और वही 100 है, ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते। तो इसलिए ममता उससे डरी हुई है। लेकिन यही बात छोड़ो, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि बीजेपी ने पिछले चुनाव के हार जाने के बाद आरएसएस ने अपने हाथ में बंगाल का चुनाव ले लिया है, और पिछले चुनाव के बाद बीजेपी आरएसएस उस काम में लगी है
जो जानकारी मेरे पास है कि पिछले चुनाव के बाद अकेले बंगाल में आरएसएस की कम से कम 10,000 से ज्यादा नई शाखाएं खुल गई है। तो पेनेट्रेशन कहां तक जा पहुंचा है देखो, हर गांव हर बस्ती आरएसएस का प्रेजेंट होना जरूरी है, ये मानकर पिछले 4 साल से काम चल रहा है। अब इस ढंग से अगर काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के बाद जो इनके स्ट्रेटेजिस्ट है वो पहुंच गए वहां, और पहुंच जाने के बाद जिस ढंग से काम चल रहा है उन्होंने तय किया है कि हर वोटर को कम से कम 7 बार 6 बार मिलना है एक वोटर को। यानी धीरेन्द्र पुंडीर उसी वोटर को 7 बार नहीं मिलेगा। आज धीरेन्द्र पुंडीर मिलेगा, कल भाऊ तोरसेकर मिलेगा, परसों ओमकार चौधरी मिलेंगे, परसों संजय राउत मिलेंगे, संजय दीक्षित मिलेंगे। तो 7 बार आरएसएस का कोई ना कोई एक वोटर को मिलेगा। ये प्लान पिछले 6 महीने 8 महीने से इंप्लीमेंट हो रहा है। तो उनको बीजेपी को वोट दो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उनको बोला है कि आप जरूर वोट देना और अच्छी सरकार चाहिए इसलिए वोट देना। तो ये एक तरीका है। लेकिन जो मुझे परसों मुंबई में मोहन जी भागवत का जो कॉन्क्लेव हुआ, सम्मेलन हुआ, उसमें कुछ आरएसएस के लोग मिले थे जो बंगाल में भी रहते हैं, त्रिपुरा में 20 साल काम किया हुआ जो अधिकारी है वो भी मुझे मिला है। तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में यानी फरवरी के 9-10 तारीख के आसपास बंगाल की स्थिति जो पॉलिटिकली चुनाव के तरीके से है वो हमने कांटे की टक्कर में लाके रखा है, यानी 50-50। थोड़ा इधर हो गया तो बीजेपी जीतेगी, थोड़ा इधर हो गया तो ममता जीतेगी, लेकिन ममता दीदी थंपिंग मेजॉरिटी से नहीं आ सकती, यहां तक मामला आ गया। यानी 2% इधर या 2% उधर तो मामला किधर भी जा सकता है। ये आज की स्थिति है, लेकिन 1.5 से 2 महीने अभी वोटिंग के लिए बाकी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम 1.5 महीने में 65-35 की लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, और ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। अगर कोई 65% के लिए मेहनत कर रहा है और उसका अपोनेंट है वो कोर्ट कचहरी में फंसा है, तो काम किसका तगड़ा हो जाएगा। एक स्टूडेंट है, वो पेपर कहां से मिलेगा, ब्लैक मार्केट में पहले से ही क्वेश्चन पेपर मिल सकता है कि इसकी तलाश में लगा है, और दूसरा लगातार रात रात में जागकर मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो किसका पलड़ा भारी होता है सोचो। अब तीसरी बात, जो आंकड़े पुराने हैं उस पर मैं आता हूं। उसमें उन्होंने तय किया है कि 210 सीटें जीतने के लिए कोशिश करेंगे। आपको मालूम है बंगाल में सीटें कितनी है, 294। उसमें से 210 सीटों को जीतने की कोशिश बीजेपी करेगी, और उसका ही मतलब ये है कि बाकी 84 सीटें हैं वहां हम पैर जमाकर खड़े होने के लिए लड़ेंगे, ना कि जीतने के लिए लड़ेंगे। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम 84 सीटें ऐसी है कि वहां खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे। इसलिए हमारी ताकत जितनी है उसमें कम से कम ताकत उस 84 सीटों में लगेगी, और 210 सीटों में हम पूरी जान लगाकर लड़ेंगे, क्योंकि 210 सीटें जीतनी है, समझे। तो ये जो मेहनत है उसकी खबर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आरएसएस, और आपको मालूम है आरएसएस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती नहीं, अपने तरीके से काम करती है, जिस पर पब्लिकली चर्चा नहीं होती। तो इसलिए ये बात जब गांव गांव में पहुंच रही है, बस्तियों में पहुंच रही है, तो ममता के जो लोकल लेवल के लीडर्स और कार्यकर्ता है उनको भी ये समझ में आया है। उनसे जो खबर या इंफॉर्मेशन, जानकारी ममता के पास पहुंच रही है, तो ममता उससे डरी हुई है। एक तो ये पेनिट्रेशन है, और दूसरी तरफ जिस ढंग का पॉलिटिकल प्रेशर, चुनाव आयोग का प्रेशर,
कोर्ट का प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर ममता पर आया है, तो गुंडागर्दी करने वाले पहले ही डरे हुए हैं कि समझो चुनाव के बाद सत्ता बदल गई तो ममता रहेगी अलग, हम पहले जेल में जाएंगे। तो भाई इस बार ज्यादा गुंडागर्दी नहीं करनी, इतना उनके लिए डर का माहौल बनाया गया है। ये तो भाऊ आपने सही बताया कि वहां इस समय माहौल तो यही है कि पूरी तरह से, चूंकि डीजीपी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से पर्सनल नोटिस दिया है कि उनको खुद हलफनामा देना है, अपने आप देना है, यानी वो सिर्फ ममता या उसका नहीं होगा। लेकिन पिछली बार से जिस तरह से वोटर्स पर पिछली बार बीजेपी बहुत बड़े दावे भी कर रही थी, बहुत हम लोग, मैं चूंकि 2.5 महीने खुद था वहां, मिल रहा था, वो बहुत उत्साह दिखा रहे थे तमाम जगह पर। मैं रैलियों में मैंने सभी को लगभग कवर किया, मतलब पीएम की भी रैलियां कवर की, अमित शाह, तमाम जो भी जा रहे थे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो और अलग अलग जगह। लेकिन इस बार उस तरह का कोई सामने नहीं दिख रहा है। मतलब ममता बनर्जी आ रही हैं, जा रही हैं, सबसे ज्यादा बयान दे रही, लेकिन बीजेपी का वो, हम लोग उनकी लीडरशिप को भी नहीं देख रहे। जब मोदी जाते हैं तभी कोई चर्चा होती है, बल्कि अमित शाह भी अगर कोई रैली करते हैं तो उसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। तो क्या ये, इसको हम कोई साइन समझते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें ये देख रहे हैं कि बीजेपी शायद, या बीजेपी का वोटर शायद वो डरा हुआ है इसलिए बोल नहीं रहा, या इसको आप किसी और तरह से पढ़ते हैं? नहीं, देखो एक बात होती है कि दुश्मन को सावधान मत करो, अभी कॉन्फ्रंटेशन का टाइम नहीं है। जब तक चुनाव आयोग का टाइम टेबल शुरू नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट चालू नहीं होता, तब तक कॉन्फ्रंटेशन गलत होता है, क्योंकि सत्ता तो ममता के हाथ में है, पुलिस तंत्र गुंडा उसके हाथ में है। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें मत करो। पिछली बार माहौल बनाना था, 377 तक भी पहुंचे तो बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए 200 पार की माहौल बनाने की बात थी। आज उनको मालूम है कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अंदर से हमारा काम ढंग से चल रहा है। और इसके मैं आपको आंकड़े बता दूं, देखो 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनाव हो गए, 2016 और 2021 2 विधानसभा चुनाव, यानी 5 चुनाव हो गए। ये जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं वो एक तरीके से विधानसभा के स्तर पर होते हैं, यानी उसके जो आंकड़े हैं वो आपको विधानसभा के स्तर पर मिल जाते हैं कि भाई ये लोकसभा चुनाव तो हम ये चुनाव क्षेत्र से हार गए, लेकिन इसमें जो कुछ 8 विधानसभा के क्षेत्र है, वो 8 में हम 3 में 1 नंबर के थे, 4 में हम पीछे हो गए इसलिए हार गए, लोकसभा हार गए, लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र में हम लीड कर रहे थे। तो ऐसे जो 144 कुछ विधानसभा क्षेत्र है, जहां 5 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी कभी ना कभी 1 नंबर पर थी, यानी 144 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी ने कभी ना कभी 1 नंबर के वोट पाए हैं। तो उसको उन्होंने एक कैटेगरी बताया है, एक कैटेगरी। फिर कुछ और 50-60 चुनाव क्षेत्र ऐसे, उससे ज्यादा 65 भी हो सकते हैं, ऐसे है कि जहां 2000-3000 से लेकर 8-9 यानी 10,000 से कम वोटों से वो हार चुके हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो ये जो 144 और 160 ऐसे जो वोट चुनाव क्षेत्र है विधानसभा के, वो उन्होंने टारगेट किए हैं। इसलिए मैंने जो 210 का आंकड़ा आपको बताया कि ये 210 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है कि जहां हम पूरी ताकत लगाकर उतर जाएंगे तो उसमें से 190-180 तक ला सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है आरएसएस के नेटवर्क में। मैं बोल रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, एक एक चुनाव क्षेत्र, एक एक बूथ के लेवल पर का स्टडी करके काम करते हैं कि अगर ये 100, 205, 210 सीटों पर हम पूरी मेहनत करेंगे तो हम इसमें से एक एक सीट जीत सकते हैं। आपको याद होगा
बिहार में मैंने आपको बोला था कि बीजेपी ने आरएसएस का टारगेट था कि सीट किसके पार्टी के पास जाते उससे मतलब नहीं, हमको पूरी की पूरी 224 सीटें जीतनी है, ये टारगेट रखकर आरएसएस उधर काम कर रही थी और आंकड़ा 200 के पार गया, आपको याद होगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब समझो। तो ये अगर 210 सीटों पर ए या बी में है और बाकी की जो 84 सीटें हैं वहां चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो पैर जमाने के लिए होगा, ना कि जीतने के लिए होगा। तो बाकी जो 210 सीटें हैं उधर हम हमारी पूरी 100% ताकत लगाएंगे। तो 84 सीटों में हम 30-35% ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम मालूम है कितनी भी ताकत लगाओ ये जीतना पॉसिबल नहीं है। तो वहां रिसोर्सेस या ताकत लगाकर हारने के बजाय जहां और ताकत लगाकर जीत सकते हैं वहां ताकत लगानी है, और वो 205 या 210 सीटें हैं। अब और एक बात बता दूं कि 30% मुस्लिम है ये बोला जाता है, लेकिन ऐसी सीटें कुछ 80-90 के आसपास है। 210 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम, जो पूरे बंगाल के मुस्लिम है उसमें 40% वोटर जो मुस्लिम वोटर है वो 210 सीटों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कहीं 2% होगा, कोई 20% होगा, कहीं 16% होगा, कोई 13% होगा। तो ये ऐसी 210 सीटें हैं, वहां मेहनत करनी है, वहां मुस्लिम वोट बैंक मार्जिनलाइज करनी है। तो अगर इस ढंग से काम चलता है तो फिर जो मूड ऑफ द नेशन करके सर्वे आया है जिसमें बीजेपी 43% और ममता 45% है, वो 2% का फासला अगले 1.5 महीने में क्रॉस हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है। इसलिए आपको याद होगा कि 2 महीने पहले से मैं बोल रहा हूं कि मुझे बंगाल में बीजेपी सही चुनाव लड़ेगी तो 150 के पार जा सकती है, मैं बोल रहा था। अब उसका वो जो काम 2 महीने पहले मैंने बोला था, जो जानकारी थी, अब उसके आगे की जानकारी आ गई है और पूरी मेहनत 210 सीटों पर लगाई जा रही है। तो 250 कहां से निकलते हैं उसका अंदाज आपको आ सकता है। 150 मैं पर्टिकुलर ये चुनाव क्षेत्र वो नाम निकलकर नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। मैं पूरा जो चल रहा है, कैंपेन जो चल रहा है, और इसमें एक बात है, बीजेपी के बड़े नेताओं को सीधा सीधा इशारा सिग्नल दिया गया है कि बड़ी बड़ी बातें मत करना, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात मत करना, सामने वाले को डिस्टर्ब तक नहीं करना, उसे खुश रहने दो। बीजेपी वाले लड़ ही नहीं रहे ऐसा लगना चाहिए। जितने वो बेसावधान रहेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हमको मारामारी लड़ाई नहीं करनी है, हमको चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए हमारा दुश्मन जितना बेसावध रहेगा, लिथार्जिक रहेगा, उतना फायदा है, मारामारी करनी नहीं है। अब ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से हो गया। तीसरा चुनाव आप नहीं देख रहे हैं, बदलाव। एसआईआर पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन और एक बड़ा मसला है, इस पर मीडिया में चर्चा नहीं हुई है, जो चुनाव आयोग से उठाया गया कदम है। जानते हो क्या है? नहीं बताइए। वो है वोटिंग का बूथ। जी जी। पहली बार वोटिंग का बूथ कहां होगा, ये स्थान बदले जा रहे हैं, समझे? जी जी। कितनी चर्चा हुई उस पर? नहीं, उस पर बस एक बार शुरू में जब वो सोसाइटीज में लगेंगे, मल्टी स्टोरी में, उसके अलावा फिर उस पर बहुत ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब लोग एसआईआर पे चले गए। तो इसका मतलब ये है कि एक सेंट्रली कहीं बूथ होगा और 10 कॉलोनियों से, 10 बस्तियों से वोटर को घर से निकलकर वहां जाना पड़ता है। इस बार उन्होंने तय किया है कि 400-500-600 वोटर है तो वहां बूथ लगेगा कॉलोनी के अंदर। तो बाहर से आकर गुंडा उस कॉलोनी के, उस बस्ती के लोगों को दादागिरी नहीं कर सकता। अगर मुझे अपनी बस्ती से निकलकर कहीं
आधा किलोमीटर 500 मीटर जाना है तो बीच में दंगा फसाद हो सकता है, लेकिन ऐसी तो बात है नहीं। मेरी ही बस्ती में बूथ है, मुझे गुंडों का जो बाधा है वो क्रॉस करके नहीं जाना है। ये सबसे बड़ा कदम चुनाव आयोग की तरफ से उठाया गया और ममता उस पर तो बोली ही नहीं है। जो बूथ तक जाने में बीजेपी के या अपने खिलाफ जाने वाले वोटर को बूथ तक जाने से रोका जाता था, वो बाधा एक तरीके से हटाई जा रही है, लेकिन उस पर तो चर्चा नहीं है। अगर चुनाव आयोग बीजेपी को मदद कर रहा है तो मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी मदद है। जो ममता के खिलाफ वोटर है उसको वोट देने के लिए आसान रास्ता और आसान जगह चुनी गई है, और इसके लिए जो डिसीजन लिया गया है वो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। एसआईआर वगैरह मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एसआईआर नहीं है। ममता दीदी अपने खिलाफ जो वोटर जा सकता है उसको ही गुंडे और पुलिस के माध्यम से रोक पाती थी, वो इस बार नहीं रोक पाएगी। समझो इसमें अगर 50-60% भी वोटर घर से निकल पड़ा, वोट करने के लिए गया, तो ममता की चुनाव जीतने की ट्रिक तो खत्म ही हो गई। एसआईआर से बहुत नाम कटने वाले, बोगस वोटर कटने वाले, और इसमें जिनको रोका जा सकता है उनको रोका नहीं गया, तो फेयर चुनाव हो सकता है, और वो हो गया। तो मानो 2011 जैसा उलटफेर हम देख सकते हैं। 2011 का मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य भी अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए थे। कालीघाट भवानीपुरा में ममता भी हार सकती है, ये भूलो मत। चमत्कार उलटफेर का मतलब यहां तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है। और एक बात साफ है, जिस ढंग से चुनाव आयोग पर ममता ने हमला किया है उसके बाद चुनाव आयोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जितना चाहिए उतना सेंट्रल फोर्स बाहर लेके जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो इसके लिए कोशिश करेगा, और जहां चाहिए उधर अगर वोटर पहुंचता है तो बात बदल जाएगी। दूसरी बात है, एसआईआर के बाद एक बंगाल के मुस्लिमों में एक सजगता आ गई है कि भाई ये बांग्लादेशी ममता दीदी उनको ही संभाल रही है, और हम जो ओरिजिनल बंगाली मुस्लिम है तो हम तो कुत्ते जैसी हमारी जिंदगी हो गई, इनके कारण हम बदनाम हो रहे। ओरिजिनल बंगाल के हैं लेकिन हमको भी बांग्लादेशी माना जा रहा है, तो वो भी शायद ममता के खिलाफ जाएंगे। और उससे भी और बड़ा फैक्टर, ओवैसी की ताकत बढ़ रही है। मुंबई में ओवैसी के अगर 8 कारपोरेटर चुनकर आए, पूरे महाराष्ट्र में 29 कारपोरेशन में ओवैसी के 125 कारपोरेटर चुनकर आए, यानी मुस्लिम वोटर आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस से छिटक रहा है, ममता से छिटक रहा है। बंगाल में भी छिटकेगा, निकलेगा उधर से दूर, खिसक जाएगा। और एक बात, राहुल गांधी भी मदद के लिए है ही, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ममता के साथ में अपनी ताकत पर लड़ेंगे। तो मुस्लिम वोटर का बंटवारा अगर ममता, कांग्रेस और ओवैसी इनमें होता है तो अपने आप सामने वाले का बंटवारा है, तो हमारा पलड़ा भारी हो जाता है, यानी बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। और वो मैनेज करने के लिए आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मामला है, बड़ा मुद्दा है। अच्छा भाऊ, एक सवाल जो है आखिरी के, आपने देखा होगा ममता बनर्जी खुद ही पहुंच गई, वो कोर्ट में भी लड़ी हैं, वो सड़क पर भी लड़ रही हैं, और अलग अलग टेंट्रम है। वो उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ भी जोड़ दिए, साहब हमको बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, तमाम चीजें। और वो लगातार, आप देखेंगे कि वो लगातार जितना भी ज्यादा हमला कर सकती हैं उसको सीधे टारगेट पे लेना। फिर उन्होंने अधिकारियों को नहीं भेजा, ईसी ने फिर अधिकारियों के लिए कहा, अब एफआईआर भी करनी है। तो वो जो ममता बनर्जी को आप देखें ना, तो उनका एक्टिविटी को कैसे देख रहे हैं, उनके इस पूरे उसको कि वो जो बंगला वाला जोड़ने की कोशिश कर रही है सारी चीजें, और बांग्लादेश की किसी भी घटना को आप देखिए वहां बहुत असर होने की बात
रोकने के लिए वो बार बार कह रही है बंगाल है और इसको बाकी वो मत समझा जाए, बाकी देश का हिस्सा ना समझा जाए। वो जो कर रही है वो सब क्या है पूरा, अगर आप ममता बनर्जी को नहीं, देखो, बांग्लादेश में जो घट रहा है उस पर तो ममता का नियंत्रण नहीं है, वो रोक नहीं सकती। उसका परिणाम जो इमोशनली बंगाल के हिंदुओं पर होने वाला है, पश्चिम बंगाल के, तो होता रहेगा। तीसरी बात है, ममता चुनाव में जुट जाने के बजाय कोर्ट कचहरी में फंस गई है, तो अपना टाइम जाया कर रही है। जो उद्धव ठाकरे ने गलती की थी, जो केजरीवाल ने गलती की थी, बिल्कुल वही गलती ममता कर रही है। तुलना अगर करनी है, कंपैरिजन, तो हमको हेमंत सोरेन और केजरीवाल की करनी पड़ेगी। दोनों ही जेल में थे, लेकिन एक चुपचाप जेल में गया, अपने भैया को मुख्यमंत्री बनाया, अपने पत्नी को बोला तू पार्टी संभाल, और समय होते हुए जेल से निकल कर आया, जीत गया, कोर्ट कचहरी में उलझा नहीं रहा। और केजरीवाल पूरा का पूरा समय चुनाव में जुटाने के बजाय पूरी पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए कोर्ट कचहरी पुलिस के मामले में फंसा रहा। नुकसान केजरीवाल का हुआ। ममता केजरीवाल के रास्ते पर जा रही है, जबकि उनको चुनाव जीतने के लिए हेमंत सोरेन के रास्ते से निकलना चाहिए। अब बचे हैं 2 या 3 महीने, 1.5 महीना, 2.5 महीने, जो कुछ, उसमें वोटर के पास जाना जरूरी है। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत कोर्ट कचहरी में झोंक दी है। इससे ज्यादा बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती। ममता दिन ब दिन जितना इसमें उलझेगी, उतना बीजेपी के लिए चुनाव आसान कर देगी। आपको याद होगा, नंदीग्राम और सिंगूर में उलझे रहे सीपीएम के सरकार की 2009 के चुनाव में बुरी हालत हो गई। वो जो सिंगूर नंदीग्राम का मामला था, उसमें सीपीएम फंस गई, उनका केडर फंस गया। आज ममता का केडर बस बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने में फंसा हुआ है, और ममता कोर्ट कचहरी में उलझी हुई है। तो अपने लिए जो सीधा साधा आसान रास्ता है, वो उन्होंने ही नकार दिया है। तो परिणाम आपके सामने है। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो असली ताकत या फोर्स है, वो किसी को देखे बगैर काम कर रहा है। वो आरएसएस के, टीएमसी के स्ट्रांग होल्ड में भी काम कर रहा है। टीएमसी को पता तक नहीं है, पता तक नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते ये ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले, माहौल क्या है वगैरह वाले हैं, उनका भी थोड़ा सुनते जाओ। उनसे भी निकल कर आ रहा है कि ममता के खिलाफ जो बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, वो ममता को फॉर चैनल है, उससे भी निकलकर सामने आ रही है। और उसका ही जो प्रतिबिंब है, वो हम ये अलग अलग ओपिनियन पोल में देख सकते हैं। उसमें ममता आगे दिखाई देगी, लेकिन बीजेपी जितनी बीजेपी के समर्थकों को कमजोर लग रही है, उतनी कमजोर नहीं है। वो ओपिनियन पोल में प्रतिबिंबित हो रहा है। अब एक बात होती है, मैराथन की दौड़ जो होती है, उसमें जीतने वाला होता है ना, वो शुरू से पीछे ही रहता है। अपनी एनर्जी जो है वो आखिरी पड़ाव के लिए संभाल कर रखता है, और जैसे जैसे आखिरी पड़ाव नजदीक आने लगता है, तो वैसे ही वो अपना स्पीड बढ़ाता है। तो बीजेपी आज मोदी की 2-4 सभाएं या अमित शाह की 2-4 सभाएं छोड़कर कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ग्राउंड पर जिस ढंग से पूरा, जिसको क्रिकेट का पिच बनाना बोलते, वो बनाया गया। जब बैटिंग शुरू होगी, तब उस पिच कैसे बना है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने जो आंकड़े बोले हैं, वो और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, उनसे जो मुझे मिला है, वो मुझे लगता है कि उन्होंने तय किया है कि किसी भी तरीके से इस बार तो बंगाल में सरकार लानी है। और ममता का आवेश कम होते जा रहा है। हम देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ममता के गुब्बारे से हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। उनके समर्थकों में आज लड़ाई करने की हिम्मत घटती दिखाई दे रही है।
वो उसका सबसे बड़ा सबूत है। जी भाऊ, आप जुड़े उसके लिए बहुत, लेकिन एक छोटा सा सवाल का आपसे कि क्या ये बात मानी जा रही है कि राष्ट्रपति शासन के बिना, प्रेसिडेंट रूल के बिना अगर होता है तो शायद बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा, ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि एसआईआर पूरा नहीं होगा तो उस समय चुनाव नहीं होंगे। तो आपको भी लगता है कि अगर बिना प्रेसिडेंट रूल के वहां चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए लगभग असंभव जैसी स्थिति है, क्योंकि पूरा सिस्टम आप भी मानते हैं उनके हाथ में ही है, तो वो उसकी पकड़ ढीली नहीं करेंगे, या उसमें भी गुंजाइश है? नहीं, उसके लिए मैंने जो बोला कॉलोनी कॉलोनी में बूथ बढ़ाए जाएंगे, वो तो निकाला है उन्होंने। क्या है, राष्ट्रपति शासन से ममता कुछ सिंपैथी जुटा सकती है, क्या वो उसको चांस देना या ना देना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंसी हुई है, बीजेपी फंसी हुई है। अगर बिना राष्ट्रपति शासन के हो जाए तो अच्छा है, और अगर परिणाम दिखाई दे रहे, जिस ढंग से ममता और टीएमसी के लोग डिमोरलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये भी समझना जरूरी है। जो बातें हमको आसान लगती है, हमारे पास पूरे फैक्ट्स नहीं होते। जिनके पास है वो डिसीजन मेकर है। हम बाहर बैठे, स्टेज पर जो ड्रामा चलता है उसमें क्या होने वाला है उसी टीम को मालूम होता है, देखने वाले को मालूम नहीं होता। तो हम हॉल में बैठे हुए दर्शक है, ना कि ड्रामा टीम के ड्रामा का टोला है, उसका हिस्सा हम नहीं है। तो पूरे फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, उनके पास है। तो थोड़ा तो भरोसा उन पर करना पड़ेगा। और अगर बिना राष्ट्रपति शासन के हो जाए तो और बड़ी जीत बीजेपी को मिल सकती है। अगर राष्ट्रपति शासन लाया तो 2-4% की तो सिंपैथी वो जनरेट करेगी। वो उसको देना है या ना देना है, ये भी सोचना पड़ता है। आपको मालूम होगा कि कल परसों जो हमारे यहाँ जिला परिषद वगैरह चुनाव हो गए, देवेंद्र फडणवीस ने 1 मिनट में डिक्लेयर कर दिया कि अजीत दादा मेरा साथी था, उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, मैं चुनाव के प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो पूना छोड़कर बाकी का अजीत दादा का प्रभाव क्षेत्र है, उधर अजीत दादा के डेथ से सिंपैथी जनरेट नहीं हुई। तो ये बारीकियां होते, हम ऊपर ऊपर से देखते, सतह से देखते, लेकिन अंदर का जो मामला होता है वो हमें पता नहीं होता, उनको पता होता है। तो हम आसान कठिन सवालों के आसान जवाब ढूंढ लेते हैं। जिनको मेरिट में आना है उनको कठिन सवालों के कठिन जवाब ही ढूंढने पड़ते। जी धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े और हम लोगों ने बंगाल पर ये चर्चा की। मुझे लगता है तमाम दर्शकों को एक नए तरीके से सोचने को मिला और एकदम नई सूचना है कि तैयारियां कैसे की जा रही हैं। अगर उनको ग्राउंड पर ऊपर कोई बहुत दिख नहीं रहा गुब्बारे में हवा भरते हुए, तो ये ना समझें कि जमीन पर काम नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी के गुब्बारे की हवा धीरे धीरे निकल रही है, ये तो दिख ही रहा है। तो आज के लिए भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप कर सकते हैं तो हाइप भी कीजिए, क्योंकि चैनल को वापस उसी सतह पर रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आप जुड़े भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।